हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम कुछ सवालों के ऊपर चर्चा करते हैं। सबसे पहला धन्यवाद तो विभूति पांडा जी का, जिन्होंने वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखा और इसके बाद उन्होंने अपने प्रश्नों को साझा किया। देखिए, अब मैं कुछ जो 4-5 प्रश्न हैं, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन ही चीजों को समझाते हुए चलूंगा। जहां पे मुझे डाउट लगेगा मैं वहां पे आपसे भी कुछ चीजों को पूछ लूंगा। देखिए, पहली चीज आपने लिखी कि 10th हाउस इज नॉट बैड फॉर सैटर्न, एल्स व्हाई इज इट देयर इन काल पुरुष। पहली चीज तो ये कि ये वाली बात मेरे को नहीं समझ में आई। 10th हाउस को तो मैंने शनि के लिए बैड नहीं बताया है, ठीक है। पहली चीज, कोई भी प्लेनेट 1 से लेकर 12 तक किसी भी भाव में बैठेगा तो वो अपने फलों को अलग अलग लगन कुंडलियों के हिसाब से देगा। भाव से किसी ग्रह की कोई ऐसी पर्सनल दुश्मनी नहीं है, ठीक है। शायद आपने ये वाला स्टेटमेंट इसलिए लिखा है क्योंकि मैंने ये कहा है कि 10 नंबर की राशि, 10 नंबर की राशि जो होती है वो नेगेटिव राशि होती है और 11 नंबर की राशि जो है इसे मैंने पॉजिटिव राशि कहा है, ठीक है। चलो, आप मेरे इस स्टेटमेंट को थोड़ा सा साइड भी कर लो तो भी मैं आपको बोलता हूं, आपने किताबों में एक चीज तो पढ़ी होगी, वो कहते हैं कि ये राशि शनि के लिए क्या है, मूल त्रिकोण। मूल त्रिकोण, जो राशियां मूल त्रिकोण राशियां होती हैं उन सभी को मैंने कहा है हमेशा पॉजिटिव राशि। जो राशियां मूल त्रिकोण राशियां नहीं होती उनको मैंने क्या कहा है, उनको मैंने कहा है नेगेटिव राशियां, ठीक है। मैं इस लॉजिक को क्यों देता हूं या ऐसा क्यों कहा गया है इसको समझने की भी जरूरत है। चलिए मैं इसी से समझा देता हूं, बाकियों पे आप इसको लगा लेंगे बहुत आसानी से। देखिए, शनि जो है, जब उनकी बात की जाती है 10 नंबर की राशि के लिए, मकर राशि के लिए, तो मकर राशि जब आप देखोगे वो कहां से कहां तक के स्पैन लेती है, वो स्पैन करती है आपके शुरुआत में सूर्य के नक्षत्र से, फिर आता है उसमें चंद्रमा का नक्षत्र और उसके बाद आता है उसके अंदर कुछ हद तक मंगल का नक्षत्र, ठीक है। शुरुआत होती है इस राशि की, पहले नक्षत्र जो है वो सूर्य का, सूर्य के बाद चंद्रमा का नक्षत्र है, ठीक है। और इसके बाद फिर हम देखते हैं यहां पे मंगल का नक्षत्र आता है। इसके बाद आगे जब हम बढ़ते हैं तो फिर राशि बदलती है और राशि हो जाती है कौन सी, यहां तक थी मकर 10 नंबर, इसके बाद की राशि आती है 11 नंबर की। 11 नंबर की राशि में जब आप उतरते हो तो आप देखते हो कुछ हिस्से तक 6 डिग्री 20 मिनट तक आपको मंगल का ही नक्षत्र नजर आता है, ठीक है। इसके बाद अगला जो है वो सबसे बड़ा नक्षत्र आपको राहु का नजर आता है और इसके आगे फिर जुपिटर का नक्षत्र नजर आता है। तो आप एक बात को समझ लो, राशि के अंदर ये जो नक्षत्र है, क्या सूर्य, चंद्रमा और मंगल ये शनि से फ्रेंडली होते हैं। मैं कौन सी फ्रेंडशिप की बात कर रहा हूं, नैसर्गिक, ठीक है ना, परमानेंट फ्रेंडशिप। क्या उसके अंदर ये ग्रह परमानेंट फ्रेंडशिप में शनि से मित्र होते हैं? तो यहां पे देखिए, मंगल जो है वो शनि को अपना शत्रु नहीं मानता। मंगल शनि को अपना शत्रु नहीं मानता, जहां तक मैंने पढ़ा हुआ, ठीक है। इसके लिए ये भी किसी को नहीं मानता, लेकिन शनि इन दोनों को ही और या कहूं इन तीनों को ही कहीं ना कहीं शत्रु मानता है। इसलिए इस राशि में वो बैठ तो जाता है लेकिन नक्षत्र जो है ना वो उसके फ्रेंडली नहीं होते, इसीलिए इसको मैंने नेगेटिव राशि कहा है। जबकि किसी भी पुस्तक में वो लोग सिर्फ मूल त्रिकोण राशियों के बारे में बता चुके होते हैं। दूसरी चीज कि शनि यहां पे आएंगे तो मंगल, राहु और गुरु के साथ शनि जो है वो समभावस्थ कहलाते हैं, न्यूट्रल कहलाते हैं। इस कारण से 11 नंबर की राशि में अगर ये नक्षत्र है भी तो यहाँ पे वो न्यूट्रल है, कोई परेशानी नहीं। थोड़ा सा जो स्पैन है 6 डिग्री 20 मिनट का, वहां पे परेशानी है, लेकिन 30 डिग्री में से
6 डिग्री अगर हटा दूं तो भी 24 डिग्री में उनको राहु मिलता है और गुरु मिलते हैं। इस कारण से वहां पे नक्षत्र भी उनके काफी सपोर्टिव होते हैं। वो उस मूल त्रिकोण के अंदर अपने आप को बहुत ही सहज महसूस करते हैं, अच्छा महसूस करते हैं, इसीलिए वो मूल त्रिकोण राशि है। उसे मैंने शब्द यूज किया है पॉजिटिव साइन। ठीक है, यही चीज आप शुक्र पे भी लगाइएगा। शुक्र में जब आप आओगे ना तो 2 नंबर की राशि उठाना, 2 नंबर की राशि को देखोगे आप, शुरुआत होती है यहाँ पे पहले सूर्य से, सूर्य के बाद फिर आते हैं चंद्रमा, चंद्रमा के बाद फिर आते हैं मंगल। जबकि जब शुक्र की 7 नंबर की राशि होती है, जिसे आप मूल त्रिकोण कहते हो, मैं पॉजिटिव कहता हूं, तो उसके अंदर शुक्र को क्या मिल रहा होता है? 6 नंबर से आगे बढ़ते हैं तो शुरुआत में नक्षत्र होता है मंगल का, मंगल के बाद फिर नक्षत्र होता है राहु का और फिर होता है जुपिटर का। ऐसे स्थिति में ये जो बीच का स्पैन है, राहु वाला स्पैन, उसको ज्यादा पॉजिटिव दिया है। मंगल के साथ भी शुक्र की कोई ऐसे दुश्मनी नहीं बताइए, इसके साथ बताइए। इस कारण से ये वाली राशि जो है उसको मूल त्रिकोण माना है, उसे पॉजिटिव राशि किताबों में कही गई है। ठीक है, ये पहला फंडामेंटल है जिसके आधार पे हमने पॉजिटिव और नेगेटिव राशि की बात करी थी। अब आपका दूसरा जो सवाल है, शनि बलवान तो रोग का कारक। टोटली रॉन्ग स्टेटमेंट, मल्टीपल फैक्टर्स। यस एग्जैक्टली, शनि बलवान तो रोग का कारक, ऐसा नहीं, शनि रोग का कारक है, ये बात सच है। ठीक है, शनि बलवान तो रोग नहीं, ध्यान रहे, शनि रोग का कारक है, अकेला जिम्मेदार नहीं है वो एक ग्रह की, वही उस चीज को करेगा। समझ लीजिए, सैटर्न अगर स्ट्रांग है तो लाइफ के अंदर चैलेंजेस आएंगे, चैलेंजेस आएंगे, रोग आ जाएगा ये नहीं कहा जा सकता। रोग आएगा ये कहने के लिए उसके पास एक कंडीशन ये होनी चाहिए, या तो ये 6th हाउस का भी लॉर्ड हो जाए एट द सेम टाइम, या फिर ये कहीं ना कहीं 11th हाउस, छठे से छठा भावात भावम से इसका लॉर्डशिप ले ले और स्ट्रेंथ गेन कर ले, तो ये सिचुएशन बनेगी। हाँ, रोग का कारक तो वो है। कारक कितना रोल प्ले करता है किसी चीज के अंदर? 33%। हमेशा किसी भी इवेंट को आप जब करते हो तो आप देखते हो भाव होता है, भाव के बाद भाव का स्वामी होता है और फिर होता है कारक। यह है कुल मिला के अभी भी 99 यहां तक पहुंचता है। 3 चीजों से मिलकर चीजें बन रही होती है, ये कंडीशन है। भाव, भाव का स्वामी और फिर कारक। सिर्फ कारक ही अकेला फैक्टर नहीं होता कभी भी किसी रिजल्ट्स को करने के लिए। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। फिर आपका एक सवाल है, हाउ कम टॉरस इज ए नेगेटिव राशि एंड तुला इज ए पॉजिटिव राशि। मेरे ख्याल से ये तो मैंने आपको बता दिया, नेगेटिव और पॉजिटिव राशि का कंसेप्ट। नक्षत्र मैच नहीं करते, है ना? हाँ, चलिए आइए, नक्षत्र मैच नहीं करते की जो स्टेटमेंट है उसको लेकर आपने बात कही। आपने शायद मेरे पुराने वीडियो उसको नहीं देखा है। मेरा एक बहुत सिंपल सा लॉजिक मैंने लगाया कि मान लीजिए सूर्य और केतु ये आपस में जुड़ते हैं, तो आप एक बात को ध्यान रखना, सूर्य की राशि है 5 नंबर और इसके अंदर केतु का एक नक्षत्र आता है मघा नक्षत्र। इसका मतलब है अगर ये 5 नंबर की राशि एक बॉडी है और ये नक्षत्र उस एक राशि, उस ग्रह की राशि में आता है, तो ये बॉडी और वो नक्षत्र आपस में मिल जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में हमने कई बार देखा है कि 5 नंबर की राशि जहां भी बैठी हो वो कहीं ना कहीं एक्टिव मिली है। इसी तरीके से और भी चीजों को देख के बताता हूं। मान लीजिए कि शनि और चंद्रमा ये आपस में मिल जाएं, ठीक है, ये आपस में मिल जाएं। ऐसी परिस्थिति में क्या होगा? ऐसी परिस्थिति में चंद्रमा की राशि है 4 नंबर, इसके अंदर शनि का नक्षत्र आता है, शनि के नक्षत्र आते हैं 4, 8 और 12 के अंदर। ठीक है, और चंद्रमा की एक ही राशि है 4 नंबर की राशि। अगर ये कॉम्बिनेशंस आपको मिल जाए शनि और चंद्रमा, तो मैंने अक्सर देखा है कि जो चौथा उनका ये वाली राशि है 4 नंबर की राशि, ये कुंडली में जहां कहीं पर भी आती है ये एक्टिव हो जाती है। उस राशि का सुख जरूर मिलता है। इसी का एक एग्जाम्पल आप देख लीजिएगा, लालू प्रसाद यादव जी के कुंडली में भी देखने को मिलेगा। ठीक है, और भी लोगों के में मिलेगा। अगर शनि और चंद्रमा आपस में जुड़े हैं तो जहां पे भी 4 नंबर की राशि है वो एक्टिव होती है। जहां पर भी शनि और मंगल किसी भी तरह से
मिल जाते हैं, संबंध बना लेते हैं। तो देखिए मंगल की 8 नंबर की राशि में शनि का नक्षत्र आता है, ठीक है। तो 8 नंबर की राशि यानी कि स्कॉर्पियो साइन, वृश्चिक राशि आपकी कुंडली में जहां कहीं पर भी है वो नेचुरली एक्टिव हो जाती है, नेचुरली। ये मेरा कंसेप्ट है कि जब कोई भी ग्रह किसी दूसरे ग्रह के साथ युति करता है तो उस समय अगर वो दूसरा ग्रह का कोई नक्षत्र किसी भी एक ग्रह के अंदर दोनों में से आते हैं तो उनको बल मिलता है। अब शुक्र और शनि पे ये नहीं लागू होता। क्यों नहीं लागू होता, देख लीजिए। शनि के जो है नक्षत्र वो आते हैं 4 नंबर की राशि में, 8 नंबर की राशि में और 12 नंबर की राशि में। आपका जो शुक्र है उसके नक्षत्र आते हैं 1 नंबर की राशि में, भरणी नक्षत्र। इसी तरीके से 5 नंबर की राशि में आता है और फिर 9 नंबर की राशि में आता है। तो इस कारण से अगर ये आपस में मिल भी जाते हैं उस कंडीशन में कोई एक पर्टिकुलर भाव नहीं एक्टिव कर पाते। इनका कॉम्बिनेशन आपस के जो एनर्जीज है उनको मिक्स करता है, ठीक है। इस वाले कंसेप्ट को बहुत ही अच्छे से क्लियरली समझ के चलिएगा। जब किसी भी राशि के स्वामी अपने राशि में आने वाले नक्षत्र के किसी स्वामी के साथ संबंध बनाते हैं तो जिस भी राशि में वो नक्षत्र आता है वो पर्टिकुलर राशि मोस्टली मैंने एक्टिव देखी है, ठीक है। ये एक चीज। अब बात करते हैं अगला कोई सवाल आपका जो था वो ये था कि नक्षत्र मैच लॉफेबल स्टेटमेंट, ठीक है। और अपने से 5वां दुश्मन होता है। चलिए अपने से 5वां दुश्मन होता है, इसको तो आप खुद ही एग्री कर जाओगे, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। आपने तात्कालिक शत्रुता और मित्रता पढ़ी होगी जब आप टेबल ओपन करते हैं ना कि टेम्पररी फ्रेंडशिप्स एंड परमानेंट फ्रेंडशिप्स। तो आप जब फ्रेंडशिप इस वाले टेबल को ओपन करना, किसी भी चार्ट के अंदर आपको ये मिल जाएगा, वहां पे आप खुद देखना वही इस लॉजिक को दे रहे हैं। वो मानते हैं एक तो होती है परमानेंट नैसर्गिक मित्रता और शत्रुता जिसे बदला नहीं जा सकता। इसका आधार होता है सिग्निफिकेटर्स यानी कि कारकत्व। अपने अपने कारकत्व के कारण वो ग्रह एक दूसरे के दुश्मन हैं। जैसे आप होता है ना कि सूर्य और चंद्रमा ये दोनों क्या हैं, ये ल्यूमिनरीज हैं, ये प्रकाश को फैलाने का काम करते हैं। कारकत्व के हिसाब से शनि जो है वो प्रकाश का नहीं, वो अंधेरे को दिखाता है। तो इस कारण से परमानेंट रिलेशंस में ये क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है, एनिमीज कहा है इनको, ठीक है। नैसर्गिक रूप से सूर्य और चंद्रमा प्रकाश फैलाने का काम करते हैं तो शनि प्रकाश को अपनी ओर एब्जॉर्ब करने का काम करता है, नैसर्गिक शत्रु। इसी तरीके से मंगल जो है ये हमेशा बात करता है कि एक्टिवली काम करो, एक्टिवली काम करो, ठीक है। जबकि शनि जो है वो किस बात को दिखाता है, वो दिखाता है डिलेस को, देरियों को। इस कारण से शनि और मंगल को भी नैसर्गिक रूप से शत्रु माना गया है। लेकिन फिर एक चीज कही गई है कि शनि मंगल को शत्रु मानता है, मंगल शनि को शत्रु नहीं मानता। ये चीज को भी ध्यान रखना। पहली बात, ये तो परमानेंट हो गई, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 4 5 6 का कोई रूल नहीं है। अब 4 5 6 का रूल कहां आता है, वो आता है जब आप बात करते हो टेम्पररी। जब टेम्पररी फ्रेंडशिप और एनिमिटीज देखनी है तो आप खुद आराम से किसी भी चार्ट में, किसी भी किताब में उठा के देख ही लीजिएगा। वो ये कहेंगे कि अगर कोई भी एक प्लेनेट बैठा है, मान लीजिए शनि बैठा है, तो शनि से 4 घर आगे तक वहां पे कोई भी ग्रह बैठे, 4th तक कोई भी बैठे, वो उसके लिए क्या है, फ्रेंड्स है। और यही चीज इससे 4 घर पीछे तक भी बैठे तो भी क्या होगा, वो फ्रेंड्स होंगे। यानी कि किसी भी ग्रह से जब आप गिनते हो तो पीछे की तरफ अगर ग्रह 3 घरों में या 4 घरों में बैठे हैं, पीछे से 4 तक दोस्त हैं, आगे से 4 तक दोस्त हैं, जैसे ही ग्रह उससे 5वें घर में, 6ठे घर में, 7वें घर में, 8वें घर में या 9वें घर में दिख जाए तो फिर आप मान लीजिएगा टेबल में खुद लिखा हुआ मिलेगा कि दे आर एनिमीज, दुश्मन है, ठीक है। 10 क्यों नहीं लिख रहा, क्योंकि जैसे ही इससे पीछे गिनेंगे तो वो 10th आ जाएगा, 10 11 12 ये वाली कंडीशन यहां बन जाती है,
इस कारण से। तो ये जो स्टेटमेंट है ये इसी आधार पे दिया गया है कि आपको यदि ये बारीकी पता है कि ग्रह कब दोस्त और कब दुश्मन होते हैं, तो वो तब दुश्मन होते हैं जब वो उनसे 5वें, 6ठे, 7वें, 8वें या 9वें भावों में चले जाते हों। इसके आधार पे मैंने उस स्टेटमेंट को दिया है। इसके बाद आपका है 5वें वाला दुश्मन का भी मैंने समझा दिया। और कोई सवाल इसमें बचा? योर टोटल वीडियोस प्रोवाइडिंग रॉन्ग व्हेन सैटर्न वीनस कंजंक्शन हैपेंस इन तुला राशि। चलिए तुला, तुला ही क्यों, वृषभ को भी लेंगे, तुला भी लेंगे तो वृषभ भी लेंगे, कोई दिक्कत थोड़ी है। आइए इसको भी समझते हैं, दो कुंडलियों को बनाते हैं। ठीक है, भाव को आप अपने हिसाब से बता देना, मैं 2 या 3 भाव के अंदर समझाने का प्रयास कर देता हूं। यहां से इसको लिया, यहां से इसको लिया, मान लिया ये मैं 2 नंबर की कुंडली ले लेता हूं और एक आपके लिए साथ ही साथ तुला लगन के लिए ले लेता हूं। ये चीज, ये चीज, ये चीज, ये चीज, ये और ये 7 नंबर, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। यहाँ पे 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 1। ठीक है ना। देखिए दोनों ही लग्नों के अंदर आपने हमेशा सुना हुआ है कि शनि जो है वो योग कारक ग्रह है, क्योंकि देखिए एक केंद्र एक त्रिकोण, एक केंद्र एक त्रिकोण के अधिपति यहां पर है, एक केंद्र एक त्रिकोण के अधिपति यहां पर है, इसलिए ये योग कारक ग्रह है। दूसरी चीज, तुला लगन हो या वृषभ लगन हो, इसके अंदर शनि हमेशा अच्छे फल देने वाले क्यों बन जाते हैं? क्योंकि उनके पास लॉर्डशिप ही अच्छे भाव की है। ठीक है, हमेशा शनि बुरा नहीं होता। यहां पर इन 2 कुंडलियों के अंदर तो खासकर वो बुरा नहीं माना जाता, क्योंकि उसके पास भाव ही अच्छे आए। ये पहली कंडीशन। अब चलिए, अब यहां पे हम क्या करते हैं, आप जिस भी भाव में चाहो आप वहां पे योग बनाना है ना। मैं समझाने के लिए 2-3 जगहों को ले लेता हूं। पहला योग ले लेते हैं कि मान लीजिए यहां पे शनि आ जाए और यहीं पे शुक्र आ जाए इस कुंडली में। ऐसे फॉर्मेशन को आप बताओ, क्या शनि की राशियों में शुक्र का कोई नक्षत्र आता है? नहीं आता। इसका मतलब है कि कोई पर्टिकुलर साइन एक्टिवेट नहीं होगी। ठीक है, अब क्या एक्टिवेट होगा? अब एक्टिवेट होगा इस योग के अंदर क्या, शनि सैटर्न प्लस वीनस को जब आप रीड कर रहे हो तो शनि क्या है, 4 and 5 सॉरी, 4 and 5। और यहां पे शुक्र क्या है? शुक्र है आपके लिए 1st हाउस एंड 8th हाउस। 8th हाउस क्या है? अनसर्टेनिटी है। 8th हाउस क्या है? अनसर्टेनिटी है। ठीक है, 4th हाउस क्या है? हैप्पीनेस है। तो कहीं ना कहीं जब ये कॉम्बिनेशन बनेगा तो 4 और 8, आप बताओ, मन जो है, मन वो उसमें एक अनसर्टेनिटी है। दूसरी चीज 5 और 8, 5 जो है वो है आपकी बुद्धि और 8 उस हिसाब से बुद्धि का सुख है, रिसर्च है। तो कॉम्बिनेशन में 5 और 8 तो अच्छा भी कहेंगे ना। यहां से 4 चौथा है तो ये सुख के लिए है, किसका? बुद्धि का सुख है, प्रेम का सुख कह सकते हैं, संतान का सुख भी कहा जा सकता है। ठीक है ना, इस तरीके से। और जब आप 4 के साथ देख रहे हो तो 4 और 8 के कॉम्बिनेशन में, 4 और 8 क्या है? चौथा भाव क्या दर्शाता है? आपकी मनोस्थिति दर्शाता है, उसमें एक अनसर्टेनिटी बनी हुई है। ये चीज यहाँ पे ये कॉम्बिनेशन करेगा। ठीक, दूसरी चीज, जब 1 और 4 का मतलब है कि खुद, पहला वाला क्या है? एक तरीके से पहला भाव होता है आपकी पर्सनैलिटी, सेहत, उसका सुख भी बता रहा है एक तरफ से। दूसरा आपका 5 और 1 का कॉम्बिनेशन भी है, ये कॉम्बिनेशन भी इस मामले में अच्छा है, क्योंकि 5 जो है वो बुद्धि है और वो पहला भाव जो है वो कहीं ना कहीं सेल्फ है। तो इंसान अपने दिमाग से आगे भी बढ़ेगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं होगी। लाइफ के अंदर ये तो पॉजिटिव चीजें होंगी। लेकिन एक चीज और देखिए, क्या ये विवाह का सुख भाव नहीं है? 8th हाउस क्या विवाह का सुख भाव नहीं है? और जब ये यहां पर आएगा, एक अच्छी पोस्ट पोजीशनों को दिलाएगा, तो वैवाहिक सुखों में कुछ कमी नहीं आएगी? आएगी ना। एक बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, किसी भी कुंडली के अंदर जब 10th हाउस बलवान होता है, स्टेटस बहुत अच्छा होता है, तो वो स्टेटस की कुछ कीमतें होती हैं, है ना।
ऐसा नहीं है कि बिना किसी कीमत को चुकाए वो लोग उस स्टेटस को पाए बैठे हैं। वो कीमत जो होती है दसम से दसम कौन है? सेवंथ है। 10th से 10th होता है ये 7th हाउस, ठीक है, इसको ध्यान रखना, भावात भावम। इसीलिए जब भी किसी भी इंसान को उठाओ, किसी भी इंसान को उठा लो आप, अगर उसका स्टेटस बहुत अच्छा चल रहा है ना, तो ध्यान रखना कि वो उसको मैरिटल साइड पे, वहां पे वो टाइम कम दे रहा है, उनके पे पार्टनर उनको सपोर्ट कर रहे हैं इस मैटर पे, इसलिए वो लोग आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। पॉलिटिक्स के अंदर तो आप बहुत बार इसको देखोगे, क्योंकि मैंने सारे एग्जाम्पल्स वहीं से उठाए। अटल बिहारी जी को देख लीजिए, नरेंद्र मोदी जी को देख लीजिए, चाहे तो आप सोनिया गांधी जी को देख लीजिए, या फिर ममता बनर्जी जी को देख लीजिए, मायावती जी को देख लीजिए, उन सब में वो कहीं ना कहीं वो चीजें हो रही हैं। क्यों? क्योंकि आप जब एक बाहर की चीजों के ऊपर अपनी एनर्जीज को यूटिलाइज करते हो, तो कहीं ना कहीं किसी से तो दूर हटना ही पड़ेगा, ये तो एक नेचुरल सा फैक्ट है। तो वही चीज, ये कॉम्बिनेशन नेचुरली कराता है। मैंने अपनी वीडियो में इसी बात के ऊपर कहा था कि शनि और शुक्र के कॉम्बिनेशन आपको किसी भी चार्ट में मिलेंगे, तो वहां पे अगर मटेरियलिस्टिक गेन बन रहा है, मटेरियलिस्टिक गेन बन रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि इंसान हार्ड एफर्ट्स कर रहा होगा, मेहनत कर रहा होगा, तो मटेरियलिस्टिक गेन्स बन रहे होंगे, है ना। बिना मेहनत के तो नहीं बन रहे होंगे, आप भी समझते हो। ऐसे स्थिति में उनकी मैरिटल लाइफ के अंदर थोड़ी सी चीजों में कमी आती है। क्यों? क्योंकि ये कारकत्व रखता है ना, धन का भी रखता है और वैवाहिक सुख का भी रखता है, तो एक चीज के में कमी और दूसरी चीज में कुछ बढ़त देखने को मिलती है। ये वहां पे मेरा लॉजिक था। अब आप इसी योग को और किसी भी भाव में बनाओगे, ये योग इस तरीके से ही रीड होंगे, वो हाउस टू हाउस, राशियों से राशियों में जाके चीजें बदल जाएंगी। यहाँ पे भी आप देख सकते हो, यहाँ पे भी शनि जो है वो अच्छा ही है, क्योंकि योग कारक तो इनके लिए भी होता है। यहाँ पे जब आप कॉम्बिनेशन लेते हो तो क्या होता है, मान लीजिए यहाँ पे कहीं पे बिठा देते हैं, चलिए ये बनाया मैंने शनि और यहीं बना दिया मैंने शुक्र, ठीक। ऐसी परिस्थिति में क्या होगा, शनि और शुक्र का जब कॉम्बिनेशन लेंगे तो सैटर्न क्या है, 9th हाउस का लॉर्ड है और 10th हाउस का। वीनस क्या है, देख लीजिए 1 और 6, ठीक है। तो अगर ये कॉम्बिनेशन बन रहा है तो किस्मत का साथ आ रहा है फर्स्ट हाउस को, आपकी पर्सनैलिटी को, स्टेटस का साथ आ रहा है आपके फर्स्ट हाउस, आपकी पर्सनैलिटी को, लेकिन साथ ही साथ में किस्मत के साथ छठा भाव संघर्ष रोग भी तो जुड़ रहा है। इसी तरीके से स्टेटस के साथ भी कहीं ना कहीं एक संघर्ष वाली, कंपटीशन वाली चीज भी तो जुड़ रही है। तो नेचुरल सी बात है कि जब भी ऐसे योग बनेंगे तो इन तरह का फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा। हाँ, ये आपका जो कथन है वो उस वाले बात पर ठीक है कि अगर शनि जैसा ग्रह अच्छे भाव का स्वामी है और उसके बाद वो कॉम्बिनेशन बनाएगा, तो राइट है कि वो कुछ अच्छा तो देगा, पूरा बुरा ही बुरा दे ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ अच्छा देगा। तो जिंदगी में सिर्फ जिंदगी एक ही चीज नहीं है, जिंदगी में बहुत सारे आयाम है। यानी कि आपकी एक लाइफ बिजनेस की है, तो एक लाइफ मैरिज की, किसी एक में चुनौती होगी, किसी दूसरे में आप अच्छे फलित होते हुए आपको नजर आओगे। ये चीज थी वहां पे समझाने की। जो आपका पहला वाला प्रश्न था कि 10th और शनि वाला, उसको लेके आप एक बार फिर से चीजों को क्लियर कर देना, तो मैं उसमें भी आपके सारे डाउट्स को क्लियर करूंगा। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने चीजों को खुलकर रखा और पूछा। जिनके अंदर भी थोड़ा सा भी कोई डाउट आ रहा है तो बिल्कुल चीजों को क्लियर कीजिए कि मैंने अगर ये बोला है तो क्यों बोला है, अन्यथा तो फिर वो यही रह जाएगा कि हमने सिर्फ सुन लिया और हम उसको समझ ही नहीं पाए। ऐसा कभी नहीं करना। आपने आज जैसे चीजों को डिस्कस किया, समझा, आप अपने ऊपर से या किसी की भी कुंडली उठाइएगा, वहां पे भी इनको लगाइएगा। नक्षत्र, खासकर वही वाली चीज कि कोई से जो भी ग्रह हैं किसी और ग्रह के साथ अगर जुड़ रहे हैं तो क्या उन ग्रहों का एक दूसरे की राशियों में कोई नक्षत्र आता है, अगर आता है तो क्या वो कॉम्बिनेशन उन राशि जहां पे भी वो भाव है उस भाव को भी एक्टिव कर रहा है या नहीं कर रहा, ये भी आप जरूर से देखना और फिर मुझे बताना। आपका इस प्रश्न के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।